हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोशनी को हमेशा से सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था, जिसके चलते वो आए दिन अपने घर में पड़ोस की औरतों को बुलाकर लेडीज संगीत किया करती। उसकी इस आदत से उसकी सास शारदा बड़ी परेशान थी। वो कई बार अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती कि लेडीज संगीत मौके पर ही किया जाता है, ऐसे आए दिन नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी रोशनी पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय शारदा अपने हाथों में बैग लिए गांव से अपने घर लौटती है और देखती है कि उसकी बहू रोशनी पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा करके लेडीज संगीत करते हुए गा रही थी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। अपनी पड़ोस की औरतों को अपने बहू के साथ मिलकर लेडीज संगीत करते हुए देखकर वो घर के अंदर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, ये क्या मेला लगा रखा है सुबह सुबह मेरे घर में, और ये क्या कर रही है तू औरतों को इकट्ठा करके? प्रणाम अम्मा जी, आप गांव से कब लौटी? हमें तो लगा था अभी आपको वापस आने में और समय लगेगा। और दादी जी कैसी हैं अब? तबीयत कैसी है उनकी? एक काम कर बहू, तू सारे सवाल एक सांस में ही पूछ ले, उसके बाद मैं सभी के उत्तर एक साथ दे दूंगी। बस तू मेरे सवाल का जवाब दे पहले। तू क्या कर रही थी? माँ जी, वो तो हम सभी औरतों को इकट्ठा करके थोड़ा लेडीज संगीत कर रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था, तभी आप आ गई रंग में भंग डालने। ये बात तो बहू ने बिल्कुल सही कही है। आपने तो लेडीज संगीत का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया एकदम से। हाँ शारदा बहन, अभी तो बस महफिल जमी थी कि तब तक आप आ गई। आप थोड़ा देर से नहीं आ सकती थी क्या? वो क्या है ना कि मेरी ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पर थी, इसलिए मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गई अपने घर। और आप लोगों को याद दिला दूं कि जिस घर में आप सब बैठी ये संगीत कर रही हो ना, वो मेरा घर है और मुझे अपने घर में आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने घर में कभी भी किसी भी समय आ सकती हूँ मैं। और बहू तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। माँ जी, आप गुस्सा काहे हो रही हैं? आप ही तो बोली थी कि लेडी संगीत मौके पर किया जाता है, और आज मंगलवार था तो हम सोचे क्यों ना थोड़ा गाना बजाना भी कर ले, टाइम पास भी हो जाएगा और लेडी संगीत तो हो ही रहा है। अरे ओ मेरी मूर्ख बहू, वो भजन कीर्तन होता है जिसमें भगवान के गाने गाए जाते हैं, माता के गाने गाए जाते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ऐसे गाने नहीं गाए जाते। भगवान ही जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो मुझे आए दिन लेडीज संगीत करने वाली बहू मिली है। शारदा इतना कहकर गुस्से में अपना बैग उठाकर कमरे में चली जाती है। शारदा को गुस्से में देखकर उसकी पड़ोसनें भी अपने अपने घर को निकल लेती हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रोशनी की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज रोशनी किचन में खाना बना रही थी, तभी शारदा वहाँ आती है और कहती है, बहू, तुझे सिर्फ अपना लेडीज संगीत ही याद रहता है ना, या और कुछ भी याद रहता है? कुछ दिन बाद तेरे पति का जन्मदिन है, याद है कि नहीं? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने पति का जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और उनका जन्मदिन कैसे मनाना है मैंने इसके बारे में भी सब सोच लिया है। बहू, तुझे ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने तरीके से कुछ भी नहीं करना है, तू बस वही करेगी जो मैं कहूँगी। और हाँ, उस दिन अपना ये लेडीज संगीत लेकर मत बैठ जाइयो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या माँ जी, आप भी सारे काम छोड़कर मेरे लेडीज संगीत के ही पीछे पड़ी रहती हैं। ना जाने आपको उससे क्या तकलीफ है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगी लेडीज संगीत। अब तो खुश है ना आप? अब बताइए क्या करना है मुझे? पहले तो तू पंडित जी को कॉल करके परसों घर आने का निमंत्रण दे दे, और खाने पीने का इंतजाम देख लियो। केक ऑर्डर कर दियो, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके खास दोस्त भी आएंगे, उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। आप देखना, हम सब लोग मिलकर योगेश जी की जन्मदिन पार्टी में धूम मचा देंगे। हमारी इज्जत बचा लेना भगवान, ये मेरी लेडीज संगीत करने वाली बहू कहीं पार्टी में डीजे पर नाचने की जगह गले में ढोलक लगाकर नाचना चालू ना कर दे। वो तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या होगा। अभी तो काम कर। शारदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और योगेश के जन्मदिन का दिन आता है। रोशनी अपनी सास के कहे अनुसार सारे काम सही समय पर पूरे करती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद रोशनी केक कटिंग के लिए रसोई से केक लेकर आ ही रही थी
कि तभी उसकी पड़ोस की औरतें उसे रोकते हुए कहती है, रोशनी बहू, तुम्हारे घर का प्रोग्राम इतना फीका होगा हमने कभी सोचा नहीं था। सच में तुमने तो अपने पति की जन्मदिन पार्टी को बिल्कुल बोरिंग बना दिया। हमने तो सोचा था कि आज तुम्हारे घर में लेडीज संगीत होगा और मजा भी आएगा। आंटी जी क्या करूं, माँ जी ने मना कर दिया लेडी संगीत करने के लिए। अगर मैंने किया तो बहुत सुनाएंगी। बहू, अपनी सास के डर से अब तुम अपने पति का जन्मदिन खराब करोगी क्या? बिना नाच गाने का क्या मजा? आंटी जी घर के बाहर डीजे लगा हुआ है, आप वहीं नाच गा लीजिए। रहने दे बहू, जो मजा लेडीज संगीत में है वो डीजे के गानों में कहाँ। कम से कम अपने पति के जन्मदिन पर जन्मदिन का ही कोई गीत गा दे। इसी बहाने लेडीज संगीत भी हो जाता और पति को शुभकामनाएं भी मिल जाती। पड़ोस की औरतों की बातें सुनकर रोशनी अपनी सास शारदा की कही हुई बात भूल जाती है और केक वापस रसोई में रखकर अपने कमरे में जाकर ढोलक लेकर आती है और अपनी पड़ोस की औरतों के साथ घर के हॉल में बैठकर लेडीज संगीत को शुरू करते हुए गाती है। जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अपनी बहू के पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर हो रहे लेडीज संगीत को देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रोशनी की ये हरकत देखकर वहाँ खड़े और सब लोग भी जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उसका पति योगेश उसके पास जाकर उसे चुप करवाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम सभी मेहमानों के सामने ये क्या कर रही हो? नजर उठाकर देखो, सभी तुम पर हंस रहे हैं यार। ये जन्मदिन पार्टी है और तुम हो क्या लेडीज संगीत कर रही हो? मैं आज ही थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ और ना ही मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे ऐसे गा गा कर दुआएं दे रही हो। योगेश जी ये तो सब मैं आपके लिए ही कर रही थी, आपको अच्छा लगेगा इसलिए, लेकिन आप तो मुझ पे ही गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा मैं आपके लिए कोई फिल्मी गाना गा दूं? नहीं बहू, वो गाना गाते हैं ना, गाड़ी ले ले घोड़ा ले ले। हाँ आंटी जी ये गाना मैं कैसे भूल गई, चलो गाते हैं। गाड़ी ले बे घोड़ा ले बे हीरो होंडा दिमाग होई ठंडा। चुप रोशनी, भगवान के लिए आगे कुछ मत गाओ प्लीज। मैं तुम्हारे इस लेडीज संगीत से परेशान हो गया हूँ, पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया तुमने तो। योगेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी मेहमान भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शारदा अपनी बहू को जन्मदिन की पार्टी में लेडीज संगीत करने के चलते बहुत सुनाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। देखते ही देखते न्यू ईयर आता है और योगेश अपने दोस्त के घर न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए अपनी माँ के साथ तैयार होकर नीचे आता है, जिन्हें देखकर रोशनी कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार होकर? मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम्हें बताने का फायदा भी क्या है? वैसे मैं और माँ न्यू ईयर पार्टी के लिए जा रहे हैं। तुम घर में बैठकर पड़ोस की औरतों को बुला लो और करो अपना लेडी संगीत। आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। बहू, आज तू पूरे दिन घर में अकेली है, तुझे पड़ोस की औरतों को बुलाकर जितना लेडी संगीत करना है कर। आज मैं तुझे भी मना नहीं करूँगी। चल बेटा, हम पार्टी में चलते हैं। नहीं माँ जी, आप लोग ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं अकेली क्या करूँगी घर में? मुझे भी आप लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना है। नहीं बहू, तुझे तो लेडी संगीत बहुत पसंद है ना, तो तू वही कर, तभी तो आए दिन लेडी संगीत करती रहती है। नहीं माँ जी, मुझे लेडी संगीत नहीं करना। मुझे आप लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना है और आपसे वादा करती हूँ आज के बाद बिना बात के कभी औरतों को इकट्ठा नहीं करूँगी। रोशनी को अपनी बिना बात की लेडीज संगीत करने वाली आदत के चलते बहुत सुनना पड़ता है। साथ ही आज उसके घर वाले उसे अकेला छोड़कर भी जा रहे थे, इसीलिए वो अब से बिना बात के यूं लेडीज संगीत ना करने का वादा करती है और जल्दी से तैयार होकर आती है और अपने पति और सास के साथ न्यू ईयर की पार्टी में जाती है। अंकिता एक बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो सभी लोगों का बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन उसकी शादी समीर से हो जाती है, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति समीर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। अंकिता समीर की याद में डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन सुबह वो मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुशांत से होती है। हेलो अंकिता, कैसे हो? अरे सुशांत, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो माता रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम तो ट्रेनिंग पर गए थे ना?
मेरी ट्रेनिंग कब की पूरी हो गई, अब इसी शहर में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, नाइस टू सी यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। इतने साल बाद अपने दोस्त को देख के उदास अंकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास ललिता उसे ऐसे किसी अजनबी से हंस हंस के बात करते देख गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे वहीं सबके सामने सुनाने लगती है। हाय हाय राम, कैसा वक्त आ गया है। अरे बहू, घर की लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? सासू माँ, आप यहाँ? ये वो मेरा दोस्त है सुशांत। अच्छा, बहुत याराना लगता है। अरे अभी मेरे बेटे को गुजरे वक्त नहीं हुआ और तू अपने गुल दिखाने लग गई। नहीं सासू माँ, आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अरे ये क्या हो रहा है? और माता जी, आप अंकिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू तो चुप ही बैठ, मेरी बहू है, मुझे सब पता है। दोबारा मेरी बहू के इर्द गिर्द नजर मत आना, समझे? चल बहू, बहुत हुई तेरी पूजा। ललिता अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाती है और उसे खरी खरी सुनाती है। अपनी सास के ताने सुन सुनकर बेचारी अंकिता रोने लगती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो अपनी मर्जी का खाती पीती थी, अपनी मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कैसे बेबाक बोला करती थी। तभी ख्यालों ही ख्यालों में अंकिता अपने दोस्त सुशांत, जिसे वो मन ही मन प्यार करती थी, उसके बारे में सोचने लगती है। काश कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पे होती। तभी अचानक उसकी सास बोलती है, अरे ओ नागन, वहाँ चुपचाप खड़ी ही रहेगी कि घर के काम भी निपटाएगी? ये मगरमच्छ के आंसू बाद में बहा लियो। अपनी सास ललिता के ताने सुनकर अंकिता उदास हो जाती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त सुशांत अंकिता की हालत देख के बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि कैसे अंकिता के हालात को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी और ललिता की कॉमन फ्रेंड दीपाली से बात करता है। हाय दीपाली। हेलो सुशांत, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, वो मंदिर में क्या बवाल हो गया तुम्हारे और अंकिता के बीच? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अंकिता की सास ने। हाँ, वैसे बहुत बुरा हुआ अंकिता के साथ। जब से विधवा हुई है, उसकी सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं अंकिता के लिए कुछ कर सकता। काश अंकिता, उस दिन तुमने मुझे हाँ कर दी होती तो आज कुछ और ही होता। अरे तुम क्या करोगे? वो विधवा है, उसकी जिंदगी से तो मानो खुशियों के रंग ही चले गए। ना जाने क्या होगा उसका। दीपाली, मैं अंकिता की जिंदगी में खुशहाली ला कर ही रहूंगा। सुशांत मन में सोच लेता है कि अब वो अंकिता को और दुखी नहीं रहने देगा। वो उससे शादी करेगा और उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस भर देगा। इसी ख्याल से वो एक दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर दोबारा अचानक उसकी मुलाकात अंकिता से हो जाती है। अंकिता उसे देख के मुंह फेर लेती है। अंकिता, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना। सुशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो खामखा कलेश हो जाएगा। अंकिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं एक विधवा हूँ, विधवा। तभी अचानक फिर से अंकिता की सास वहाँ पहुँच जाती है। अपनी बहू अंकिता के साथ सुशांत को फिर से देख उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे विधवा औरत को छेड़ रहा है? अरे आओ आओ, मारो इसे, मारो। मेरी बात तो सुनो। सुशांत को पिटता देख अंकिता बोल पड़ती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, मत मारो सुशांत को, उसने कुछ नहीं किया, बस करो, रुक जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मार क्यों रहे हो आप सब? मेरी बात तो सुनो।
ता है बड़ा पुराना याराना है। अरे कुलच्छनी, तुझे लाज नहीं आती? बस कीजिए आप, कितना सुनाएंगी? आखिर किसी बात की एक लिमिट होती है। आप तो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। तभी भीड़ में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। अरे ये विधवा तो परसों बाजार में रंगीन दुपट्टे देख रही थी, इसको तो बिल्कुल भी लाज नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये विधवा बड़ी चटोरी है। मैंने तो इसे गोलगप्पे खाते देखा था। जरा सी लाज नहीं है इसमें। अरे देखो तो इस विधवा को, कैसे हंस हंस के बात कर रही है। जरा सी लाज भी नहीं बची। छी। अंकिता अपनी सास ललिता भीड़ में जमा लोगों के ताने और अपनी इस बेरंग जिंदगी से तंग आकर अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द अपने सवालों से बयां करने लगती है। वो सबसे कहती है कि हाँ आती है लाज, पर आज इस लाज के बंधन को तोड़कर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक विधवा को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में रंग नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? आखिर ये सारे बंधन एक विधवा के लिए ही क्यों बनाए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? बस कर अंकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। समाज क्या कहेगा, इस डर से मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तेरी खुशियों को दबा कर रखा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अंकिता के साथ साथ अंकिता की सास ललिता सुशांत से भी माफी मांगती है। अंकिता के इस तरह के सवालों को सुनकर मंदिर में जमा लोगों के बीच एक सन्नाटा सा हो जाता है। सबकी अंतरात्मा झंझोड़ जाती है। उसकी सास ललिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी देरी अपनी विधवा बहू अंकिता की शादी सुशांत से मंदिर में ही करवा देती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।